जी, चैप्टर नंबर 9 करेंगे आज हम सॉल्यूशंस। पहले बेटे कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं। हम कंसंट्रेशन यूनिट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इनका कंपैरिजन और इंटर कन्वर्जन देखेंगे आपस में। इंट्रोडक्शन देख लें। ये यूनिट्स हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखना है इस पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हम इनका कंपैरिजन स्टडी करेंगे। मोलैरिटी है क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इन डेसीमीटर क्यूब। एक डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। इसलिए हमने क्या लिखा कि यहां डेसीमीटर क्यूब है, यहां लीटर है, एक ही बात है। और अगर कोई और यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको कन्वर्ट करना होगा डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में। मिलीलीटर को भी लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर किलोग्राम। पहले में वॉल्यूम था, अब मैस है, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्वेंट का मैस किलोग्राम में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। क्या रिलेशन है आपस में, ये अभी हमने देखना है। परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन जो परसेंटेज का रूल है, परसेंटेज मीन अगर मैस बाय मैस या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मैस बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो सॉल्यूट की मैस ऊपर आएगा, सॉल्यूशन नीचे आएगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। अब यहां पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, मैस है तो मैस, एज इट इज ये बन जाएगा। डिटेल अभी हम इसकी देखते हैं कंपैरिजन में। मोल फ्रैक्शन, मोल लफ्ज मोल ही है, फ्रैक्शन का मतलब रेशो ले लेना। तो ये मोल्स की रेशो है। किसके मोल्स है? मोल्स ऑफ कंपोनेंट। सॉल्यूशन है, अगर उसके 2 कंपोनेंट हैं तो एक कंपोनेंट के मोल्स ऊपर आएंगे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। अगर 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो जितने कंपोनेंट्स हैं उतने मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल ऑफ ए ओवर मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल ऑफ बी ओवर मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी ओवर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये डिटेल अभी हम इसकी देख लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, जिसको पीपीएमबी कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। फार्मूला कैसे बनेगा? मैस के लिहाज से अगर बात करेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से भी बात की जा सकती है, वॉल्यूम के लिहाज से भी बात की जा सकती है, मैस के लिहाज से बात करेंगे तो मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6। ये मिलियन को एक्सप्रेस करने के लिए 10 रेज टू पावर 6 है। फिर सॉल्यूशन होता क्या है और सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सॉल्यूशन अगर हम बात करते हैं जनरली तो इसका मतलब है बाइनरी सॉल्यूशन है, जिसके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वो सॉल्यूशन जिसके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, या कॉमनली उसको सॉल्यूशन का नाम ही दिया जाता है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। जो 2 कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक सॉल्वेंट कहलाता है और दूसरा सॉल्यूट कहलाता है। सॉल्वेंट क्या है? जिसकी कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट होती है सॉल्यूशन में।
कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट्स इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट हो सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। यानी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which has comparatively smaller amounts in solution is known as solute। अब ये हमने सॉल्यूशन को या बाइनरी सॉल्यूशन को देखा। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसके 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो फिर उसको हम जरूरी है साथ मेंशन करेंगे कितने कंपोनेंट्स हैं। टर्शियरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसी तरीके से क्वाटरनरी सॉल्यूशंस में 4 कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन का और कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स का। जी अब देखिएगा, अब हम डिटेल देखेंगे और इनका कंपैरिजन भी देखेंगे। ये चारों यूनिट्स हमने सामने लेकर आए हैं। मोलैरिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ, मोलैलिटी स्मॉल एम के साथ, मोल फ्रैक्शन को हमने कैपिटल लेटर एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया और पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम के साथ रिप्रेजेंट किया। अब इनके यूनिट्स क्या हैं? मोलैरिटी को मेजर किया जाता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में या मोल्स पर लीटर में। मोलैरिटी को मोल्स पर किलोग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। मोलैरिटी का फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैरिटी का फार्मूला स्मॉल एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यह बार बार देख लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मोलैरिटी में डेसीमीटर क्यूब या वॉल्यूम है सॉल्यूशन का और स्मॉल एम यानी मोलैरिटी में किलोग्राम है सॉल्वेंट के। तो ये फर्क है, इसका रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे। मोलैरिटी कैपिटल एम क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व है, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मोलैरिटी स्मॉल एम मैस इन्वॉल्व है, मोल्स है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, टेम्परेचर चेंज करें या ना करें मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसी वजह से अक्सर औकात मोलैरिटी को प्रेफर किया जाता है मोलैरिटी पर, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता। अब नोट देखिएगा जरा, इसी का रिजल्ट देखिएगा जरा कि 1 मोलर सॉल्यूशन when 1 mole of solute is dissolved in 1 decimeter cube of solution is more concentrated than 1 molar solution। अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। अब वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ? दोनों में सॉल्यूट की अमाउंट सेम है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, जबकि सॉल्वेंट की रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है। किसमें? मोलैरिटी में, स्मॉल एम में। ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर 1 डेसीमीटर क्यूब है, यानी सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब है। ये सिर्फ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है। तो यहां पर सॉल्यूट का मैस अगर ऐड करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। अकेला सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है, यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 किलोग्राम या 1 डेसीमीटर क्यूब था, डेसीमीटर क्यूब कहना चाहिए। पानी के केस में ये बराबर होते हैं। तो क्योंकि सॉल्वेंट की अमाउंट मोलैरिटी में ज्यादा होती है, तो ये हम यूनिवर्सल बात बता देंगे कि जब भी सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा हो,
सल्यूट की अमाउंट बराबर हो तो जब सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो 1 मोलर सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। ये कंपैरिजन था मोलैरिटी और मोलैलिटी का, स्मॉल एम का। मोल फ्रैक्शन को देखिएगा, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल लेटर x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो ऑफ मोल्स है मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इसलिए यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं होता। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, टेम्परेचर चेंज करने से मोल फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिकल फॉर्म देखी हमने, मोल ऑफ कंपोनेंट टोटल मोल, मोल ऑफ कंपोनेंट टोटल मोल, मोल ऑफ कंपोनेंट टोटल मोल्स। रिजल्ट्स क्या हैं? किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से स्मॉलर होती है। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A स्मॉलर देन 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B स्मॉलर देन 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ C स्मॉलर देन 1। और दूसरा नोट इसी में, दूसरा रिजल्ट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, अलजेब्रिक सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जिसको यूनिटी भी कहते हैं। एमसीक्यूज में यूनिटी भी लिखा हुआ आता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी और 1। पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कब यूज होता है? जब हमने बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो तो हम पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन को डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म, पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मिलियन को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा इसी को समझने के लिए। वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। क्वालिटी ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतना पानी बेटर क्वालिटी का होगा। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या इसको DO लेवल ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो फ्रेश वाटर में जो DO लेवल है ये 4 to 8 ppm होता है, यानी 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स में 4 से 8 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हो सकते हैं। दोबारा समझ लें, 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 4 से 8 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होते हैं, जिसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहा जाता है। ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत पेश आई। ये थे कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। जी, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, इनके लिए प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में हल होते हैं और नॉन पोलर में हल होते हैं। यहां पर पोलर के साथ आयोनिक कंपाउंड्स भी हैं। आयोनिक कंपाउंड्स भी पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। अब डेजोनेशन का प्रोसेस देख लीजिएगा जरा, क्या होता है। जब भी सॉल्यूशन बनता है तो पहले से मौजूद सल्यूट और सल्यूट के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होती है, टूटती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सल्यूट पार्टिकल्स ब्रेकेज। और दूसरा जो काम है वो सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान नई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन इन दोनों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो सल्यूट और सल्यूट के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से
ये तोड़नी है, ये नहीं बन रही है, नहीं बनने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तोड़ने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक नेचर होगी। एंडोथर्मिक में क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी ये कम होती हैं सल्यूट और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने ब्रेक करनी थी उनसे। नहीं बनने वाली फोर्सेस कम है, पहले से टूटने वाली फोर्सेस ज्यादा थी। प्रोसेस एंडोथर्मिक है पॉजिटिव साइन के साथ। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड्स, तीन टाइप्स हैं, कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस लिक्विड्स, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स और लिक्विड प्रैक्टिकली इमिसिबल। वन बाय वन देखते हैं। सॉल्यूशन विच आर कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, इनकी एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर कंप्लीटली मिसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज है इसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल पानी में कंप्लीटली मिसिबल है। अब कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स में जो इश्यू आता है ये वॉल्यूम चेंज का आता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मे इंक्रीज और डिक्रीज। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स किसी हद तक मिसिबल होते हैं, किसी हद तक नहीं होते। फिनॉल वाटर सिस्टम, ट्राइएथाइलअमीन वाटर सिस्टम, निकोटीन वाटर सिस्टम, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। वाटर एनिलीन, मेथनॉल का साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। अब इनमें कॉन्सुलेट टेम्परेचर या अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर आता है। ये अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? वो टेम्परेचर जिसपे पूरे का पूरा सॉल्यूशन होमोजेनाइज हो जाए, एक जैसा मिक्सचर बन जाए, उसको हम बोलते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। वाटर फिनॉल सिस्टम में अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर 65.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें 34% फिनॉल और 66% वाटर होता है। वाटर एनिलीन सिस्टम में यह टेम्परेचर 167 डिग्री सेल्सियस होता है, 15% वाटर है और 85% एनिलीन होता है। जबकि मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन में 49.1 डिग्री सेल्सियस अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर है, 29% मेथनॉल और 71% साइक्लोहेक्सेन होता है कंपोनेंट। फिर एग्जांपल है लिक्विड प्रैक्टिकली इमिसिबल, ऐसे लिक्विड जो बिल्कुल इमिसिबल होते हैं, दो लेयर्स बना देते हैं, वो लेयर्स एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो सकती, इन्हें कहा जाता है लिक्विड प्रैक्टिकली इमिसिबल। जैसे वाटर बेंजीन की एग्जांपल है या वाटर कार्बन डाइसल्फाइड की एग्जांपल है, ये प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स हैं। जी रॉड्स लॉ देखें जी आप। रॉड्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने कैलकुलेशंस करनी है वो भी इसी पे डिपेंड करेंगी, जो मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी इसी से डिराइव होंगे। तो आपने पहले इसकी तीन फॉर्म्स देखनी है, तीन स्टेटमेंट्स हैं रॉड्स लॉ की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में लेके ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। ये कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां से हमें पता चला कि P कम होगा P नॉट से। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा।
कितना कम होगा? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। सल्यूट के अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कम हो जाना, ज्यादा कमी आ जाएगी। अब डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी के बारे में खास बात, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है, इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम है। हमें एक और फॉर्म बनाना पड़ी, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। डेल्टा पी ओवर पी नॉट क्या है? ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और याद रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, इसीलिए मोर यूजफुल है, ज्यादा यूज किया जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के मुकाबले में। जी इसी से रिजल्ट निकला कि दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस को जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहा जाता है। आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, कैन नॉट ओबे रॉल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर वॉल्यूम का सॉल्यूशन बढ़ जाएगा या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा इस एडिशन के। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस चेंज नहीं होती। यहां पर नॉन आइडियल केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुई तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच एस हमेशा जीरो होगा। जबकि यहां पर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गई है, बढ़ गई है, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा और मुमकिन है कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए। डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है। डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक और डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक। ये दोनों केसेस थे। आइडियल सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहा जाता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ऐसा नहीं होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसी भी कंसंट्रेशन पे हो सकता है। एग्जांपल्स, बेंजीन टोलीन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन है, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड आइडियल सॉल्यूशन है। यहां पर खास बात जो आपने समझनी है, हमने पढ़ा था आइडियल गैस नहीं होती, आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, या आइडियल सॉल्यूशंस मैंने लिखे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एसीटोन एंड एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोलीन, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन से। और वाटर HCl, वाटर नाइट्रिक एसिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, डेल्टा, ये नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ये था
हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का कंपैरिजन और रॉल्स लॉ। अब हम देखेंगे सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सोलबिलिटी कर्व्स। एमसीक्यूज के लिहाज से अहम डेटा है, इसमें डेटा बेस्ड एमसीक्यूज हैं। अब देखिएगा, पहले हम सोलबिलिटी को देखते हैं कि सोलबिलिटी होती क्या है। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, जितने ग्राम सॉल्यूट के रिक्वायर्ड हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट अ टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पर, उसको हम कहते हैं सोलबिलिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल। एक जैसे एक जैसों में हल होंगे, पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट करता है सोलबिलिटी को। कई सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है और कुछ की सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम भी हो जाती है, और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं जिनकी सोलबिलिटी अनइफेक्टेड रहती है टेम्परेचर से। तो ऐसा पैरामीटर, ग्राफिकल पैरामीटर, जो डिटरमिन करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट को, उसे हम सोलबिलिटी कर्व कहते हैं। सोलबिलिटी कर्व क्या है? ग्राफिकल पैरामीटर विच डिटरमिन्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। दो तरह की सोलबिलिटी कर्व्स हैं, कंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स और डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स। कंटिन्यूअस, जिनमें शार्प इंक्रीज और शार्प डिक्रीज और शार्प पॉइंट्स ना आए, एक जैसा बिहेवियर हो, शार्प चेंजेस ना आए, उन्हें कहते हैं कंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स। जैसे KClO3 और CaClO3, पोटाशियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड, इनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, शार्प इंक्रीज आता है सोलबिलिटी ऑफ पोटाशियम क्लोरेट में। इसको हम सोलबिलिटी कर्व कहते हैं। पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ राइज करता है, दैट्स व्हाई इसको पॉजिटिव भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड की सोलबिलिटी टेम्परेचर पर तकरीबन अनइफेक्टेड रहती है, जबकि सीरियम सल्फेट की सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है, स्लोप नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव भी कहते हैं। इसी वजह से इसको हाइड्रेट्स, यानी वो सॉल्यूशन जिनमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन मौजूद हो, उनकी सोलबिलिटी में शार्प इंक्रीज, शार्प डिक्रीज, वेरिएशंस आ रही होती है, इसलिए इन्हें डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स भी कहा जाता है। सोडियम सल्फेट 0.10 H2O, कैल्शियम क्लोराइड 0.6 H2O, दो तरह की कर्व्स आती हैं, 10 H2O के साथ और 10 H2O के बगैर, सिर्फ सोडियम सल्फेट। इस तरीके से तीन सोलबिलिटी कर्व्स आती हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वजह क्या होती है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइन शेप को चेंज कर देते हैं, और क्रिस्टलाइन शेप के चेंज होने से सोलबिलिटी चेंज हो जाती है। फिर अहम टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे अहम टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। रॉल्स लॉ से इसकी हेल्प मिलती है जस्टिफाई करने के लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 हैं हमारे सिलेबस में। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव है, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव नहीं है। वेपर प्रेशर का कम हो जाना तो कोलिगेटिव है, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, जबकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये नेचर पे नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं है। के भी मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पानी के लिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैलिटी होती है, जबकि के भी नॉन कोलिगेटिव है, ये 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए होता है, और वाटर के लिए 0.52 है, बाकी सॉल्वेंट के लिए कुछ और होगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं है।
के एफ, जिस तरह के बी मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, के एफ मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैरिटी। ओस्मोटिक प्रेशर ये बाय इटसेल्फ कोलिगेटिव है। वेपर प्रेशर कोलिगेटिव नहीं था, कम हो जाना कोलिगेटिव था। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं था, बढ़ जाना कोलिगेटिव था। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं था, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना कोलिगेटिव था। ओस्मोटिक प्रेशर बाय इटसेल्फ कोलिगेटिव है। ओस्मोटिक प्रेशर की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, जबकि बाकी तीनों प्रॉपर्टीज की रॉल्स लॉ से लोअरिंग वेपर प्रेशर को तो हमने देख लिया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कंपैरिजन में अब हम देखेंगे इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्यों नहीं लिया? मोलैरिटी क्यों लिया? पहले भी हमने डिस्कस किया कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, कम यूजफुल है। मोलैलिटी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, मोर यूजफुल फॉर्म है। इसीलिए मोलैलिटी लिया। टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, T1 प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और प्योर सॉल्वेंट का कम है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ा, के बी। के बी मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। के बी डेल्टा टी बी ओवर मोलैलिटी के बराबर आ गया। डेल्टा टी बी का यूनिट डिग्री सेल्सियस, यहां केल्विन भी हो सकता है, तो केल्विन ओवर मोलैलिटी ये यूनिट है के बी का। के बी कोलिगेटिव नहीं है, पहले भी देखा हमने, कॉन्स्टिट्यूटिव है। वाटर के लिए 0.52 डिग्री सेल्सियस और बेंजीन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू 2.70 डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी है। डेल्टा टी बी की डेरिवेशन करें तो ये फार्मूला हमारे पास आता है। यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 को कैलकुलेट किया जाता है। M2 इज इक्वल टू के बी मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, weight of solute over weight of solvent into 1000। लैंड बर्जर्स मेथड से हम मालूम करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना टेम्परेचर, किस हद तक डेल्टा टी मालूम किया जा सकता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस, या डेल्टा टी में डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होते हैं, इसलिए 0.01 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस तक चेंज इन टेम्परेचर को मालूम किया जा सकता है लैंड बर्जर्स मेथड से। ऐसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। डेल्टा टी एफ T1 माइनस T, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। T1 माइनस T2, T1 ज्यादा है T2 से। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब के एफ मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्रायो का मतलब फ्रीजिंग होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलैलिटी या फिर केल्विन पर मोलैलिटी। क्योंकि कोलिगेटिव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, पानी के लिए 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलैलिटी और बेंजीन के लिए 5.10 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन पर मोलैलिटी। बेकमैन्स मेथड से
मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मालूम करेंगे। जिस तरह लैंड बर्जेस मेथड्स में मिनिमम डेल्टा टी 0.01 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह बेकमैन्स मेथड से भी इतना ही है। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, कैलकुलेट किया जा सकता है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली। एप्लीकेशन में देखिएगा मोलर मास एप्लीकेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मालूम किया जा सकता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मालूम किया जा सकता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मालूम किया जा सकता है। लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सर्दियों में कई सर्द ममालिक ऐसे हैं जहां पे रोड पे बर्फ जम जाती है, उस बर्फ को हटाने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। नमक गिरा दिया जाता है, पोटाशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, बर्फ मेल्ट होके बह जाती है। आइसक्रीम मिक्सचर, आइस फ्रीज फॉर्म में रखता है आइसक्रीम को इसी मेथड से। एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स इथाइलिन ग्लाइकोल है, गाड़ियों के रेडिएटर में गिराया जाता है। ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, सर्दियों में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से लिक्विड को पाइप्स में जमने नहीं देता और गर्मियों में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली पानी को उड़ने नहीं देता, इसलिए कूलेंट या फिर एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स या इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज किया जाता है ताकि सर्दियों में लिक्विड फ्रीज ना हो और गर्मियों में बॉयल ना हो इन रेडिएटर। ये था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। जी अब देखेंगे हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस क्या है। हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करता है कैटाइन एंड एनाइंस को। वाटर मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते और वाटर मॉलिक्यूल ऐसा ही रहता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे बिहेव करता है और जो क्रिस्टल बनती है उसे फिर हाइड्रेट या हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट 0.5H2O। तो ये 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और कॉपर सल्फेट 0.5H2O ये हाइड्रेटेड फॉर्म या हाइड्रेट है। अलग अलग आयंस हाइड्रेटेड होते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हाइड्रेशन को या हाइड्रेशन एनर्जी को? तो चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी। चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन बराबर है चार्ज ओवर साइज। किसी चार्ज का अगर साइज स्मॉलर हो, चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। कॉपर सल्फेट 0.5H2O, कॉपर कैटाइन है, सल्फेट एनाइन है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों पे बराबर है 2n2, चार्ज तो बराबर हो गया। साइज, कैटाइन अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटा होता है, कैटाइन का साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तभी तो 5 में से 4 वाटर मॉलिक्यूल कैटाइन के साथ अटैच हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ जो एनाइन है, इसका साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, सब कम वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। तो ये था हाइड्रेशन का प्रोसेस। हाइड्रेशन में पीएच के ऊपर कोई हाथ फर्क नहीं पड़ता। अब हाइड्रोलिसिस देख लें। हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल भी ब्रेक होता है, वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस लिहाज से हम साल्ट्स को 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, न्यूट्रल साल्ट्स, बेसिक और अल्कलाइन साल्ट्स और एसिडिक साल्ट्स। न्यूट्रल साल्ट्स जिनकी pH 7, POH भी 7 होती है। सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल हमने ली, सोडियम कैटाइन है, कैटाइन बेस बनाता है, क्लोराइड एनाइन है, एनाइन एसिड से आता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट था। हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसकी pH चेंज नहीं हुई, साथ pH और POH भी साथ ही रही।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है और सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है साल्ट। इस वजह से पीएच भी 7 और पीओएच भी 7, कोई फर्क नहीं पड़ा, पीएच और पीओएच 7 ही रहे, दैट्स व्हाई न्यूट्रल साल्ट है। बेसिक और अल्कलाइन साल्ट जिनकी पीएच 7 से ज्यादा और पीओएच 7 से कम हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट इसकी एग्जांपल है। सोडियम कैटाइन है, यह आएगा स्ट्रॉन्ग बेस से, और कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से आया है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड था, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाला सॉल्यूशन बेसिक होगा यानी अल्कलाइन होगा, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा और पीओएच 7 से कम होगी। और एग्जांपल अगर ली जाए तो एसीटेट आयन एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड से, और सोडियम आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये भी बेसिक है। पोटाशियम ऑक्सालेट, ऑक्सालेट आयन ऑक्सैलिक एसिड यानी वीक एसिड से, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस से पोटाशियम आयन आया, तो ये बेसिक सॉल्यूशन होगा जिसकी पीएच 7 से ज्यादा और पीओएच 7 से कम होगी। एसिडिक साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स की पीएच 7 से कम हो जाएगी, पीओएच 7 से ज्यादा हो जाएगी। अमोनियम क्लोराइड देखिएगा, अमोनियम कैटाइन है, क्लोराइड एनाइन है। अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया यानी वीक बेस से आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन एसिडिक होगा जिसकी पीएच 7 से कम और पीओएच 7 से ज्यादा होगी। बाकी एग्जांपल्स में कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड से वीक बेस आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें, नाइट्रेट नहीं बनता, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिनियम +3 आएगा जो कि वीक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड से क्लोराइड आएगा। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से एसिडिक साल्ट बने, एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी पीएच 7 से कम और पीओएच 7 से ज्यादा हो जाएगी। अगर दोनों ही वीक हो जाएं, जैसे अमोनियम कार्बोनेट हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम आयन आया और कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट आयन आया, तो उन सॉल्यूशंस की पीएच को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वीक बेस और वीक एसिड की को हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या ये एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम बताए ये न्यूट्रल होंगे, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सॉल्यूशन की क्या नेचर आएगी। ये था चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस के बारे में। इसके अलावा बेटे जो आपके लिए खास बात है, 1 जून से इंशाअल्लाह ताला आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है। टाइम क्योंकि कम है, 13-14 जून को आपका इंशाअल्लाह ताला यूईटी का पेपर है, तो उससे पहले पहले हमने काम करना है। तो 1 जून से आपका टेस्ट सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर के, एक यूनिट के हम एमसीक्यूज 50 के करीब एमसीक्यूज लेंगे और उन एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। इसी तरह लाइव रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल भी जाएगी। तो ये सेशन आपने जरूर ज्वाइन करना है, उसका आपको इंशाअल्लाह फायदा होता रहेगा। ये लेक्चर आपके पास आ जाएगा, कुछ डिस्कशन आपके पास आ जाएंगी, तो हमारी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट हो जाएगी कि हम मुकम्मल तौर पे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करवा सकें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 1 जून से तो टेस्ट सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, अब उस टेस्ट सेशन को जरूर ज्वाइन करें और एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, सवाल पढ़ने का तरीका आपको आ जाएगा, और फिर ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का तरीका कि आपने किस तरीके से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, कैसे आपने ऑप्शंस का कंपैरिजन करना है। और एक और बात भी हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि कब गैस करने हैं, तुक्के लगाने हैं, और कब सवाल को अनअटेम्प्टेड फॉर्म में आपने छोड़ देना है।
तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।